जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह मनुष्य नहीं है, पशु निराह है और मृतक समान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, कितने आंदोलन हुए, कितने आंदोलन के पश्चात उनके परिणाम स्वरूप ये राज्य अस्तित्व में आया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो उत्तराखंड है जो बना राज्य, तो एक इसकी जो आधारशिला थी ये कब से रखी गई, इसकी आधारशिला। तो दोस्तों, उत्तराखंड जो राज्य है इसका जिक्र पौराणिक जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। मानस खंड और केदार खंड, पुराणों में भी इसका जिक्र है मानस खंड और केदार खंड के रूप में। दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा इसके इतिहास के बारे में। तो जो उत्तराखंड का जो वर्तमान जो मानस खंड था पहले, तो वो वर्तमान कुमाऊं, और जो केदार खंड है ये वर्तमान गढ़वाल, तो उनमें भी उल्लेख है इस वाले। हालांकि उत्तराखंड राज्य अलग से तो बना नहीं था, लेकिन इस वाले पोर्शन का जो ये अलग हिस्सा था, उत्तरी जो क्षेत्र था, भारत का उत्तरी क्षेत्र जो ये था, तो उसका जिक्र कहीं ना कहीं हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं या अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें इनका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, थोड़े यहाँ पे से हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो अन्य देशों का शासन रहा, अन्य विदेशियों का शासन रहा, वो किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के लोगों ने उसका वो जो संघर्ष था उसका सामना किया। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे जो गोरखा का जो शासन था वहाँ से, और उससे थोड़ा जो पहले हमारे देश में या हमारे देश का जो ये उत्तरी क्षेत्र था, जो ये उत्तराखंड जिसको हम कहते हैं आज वर्तमान में, यहाँ तो दो मंडलों में ये विभाजित था। एक जो मैंने अभी कहा जो एक कुमाऊं वाला क्षेत्र था, एक गढ़वाल वाला क्षेत्र था। तो दोस्तों, यहाँ जो मैं बात करूँगा, जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ शुरू हुआ उससे पहले किसका यहाँ शासन था? तो दोस्तों, उससे पहले यहाँ शासन था जो गोरखा था। गोरखा जो आक्रमणकारी थे, इन्होंने यहाँ शासन किया। तो गोरखाओं का यहाँ जो शासन रहा वो रहा 1790 से और 1815 तक। 1790 से लेकर के 1815 तक यहाँ गोरखाओं ने यहाँ आक्रमण किया। किस पे? इस जो ये मानस खंड है, जो ये कुमाऊं वाला एरिया था, उस पे। तो दोस्तों, मैं थोड़ा एक बारे में आपको बता दूं कि कभी भी कोई विदेशी आक्रमणकारी अचानक से किसी देश पे कब्जा नहीं कर सकता कि जब तक कि वहाँ का कोई नागरिक, वहाँ का कोई व्यक्ति विदेशियों के साथ में मिला हुआ न हो। तो दोस्तों, जो कुमाऊं में उस समय शासन था वो था चंद वंश का शासन। जब यहाँ पे आक्रमण किया था नेपालियों का शासन रहा, गोरखाओं का शासन रहा, तो उस समय जो चंद वंश का शासन था कुमाऊं मंडल पे, तो चंद वंश का जब शासन था तो ऐसे क्या कारण हुए कि जो गोरखाओं से पराजित हो गए। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण था वहाँ जो आंतरिक कला था वो चरम पे पहुँच चुका था, वहाँ की जो शासन सत्ता थी वो कमज़ोर पड़ गई थी। और जो इसमें जो सबसे मुख्य बात है, जो मेन इसमें जो पॉइंट्स था वो ये था कि यहाँ जो उस समय जो चंद वंश का जो शासक था, तो उसके साथ में जो चंद वंश का शासक था महेंद्र चंद, तो उसके साथ में मिला हुआ था, उसके साथ का उनके जो करीबी, जिसको हम बोल सकते हैं, उनका एक करीबी था हर्षदेव राय। तो हर्षदेव राय जब चंद वंश में पहले था तो किसी कारण से वो असंतुष्ट होकर के वहाँ से उसको निष्कासित कर दिया गया था। और उसको निष्कासित करने के फलस्वरूप जब वो निष्कासित हुआ, उसने शरण मांगी फिर गढ़वाल में, उसको यहाँ भी शरण नहीं मिली। तो उसके बाद जाकर के वो नेपाल के राजा से मिला। नेपाल के राजा से जब वो मिला तो उसने आमंत्रित किया उसको कि जो कुमाऊं वाला एरिया है, जो कुमाऊं वाला मंडल है, वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है और आप वहाँ जो है अपना आक्रमण करो, अपना अटैक करो, वो आसानी से आपके कब्जे में आ जाएगा। तो इसके फलस्वरूप कुमाऊं का जो शासक था उसने अटैक किया, आक्रमण किया। गोरखाओं ने कुमाऊं मंडल को अपने आधिपत्य क्षेत्र में लिया 1790 में, और 1790 से लेकर के 1815 तक उन्होंने वहाँ शासन किया। और वहाँ शासन करने के फलस्वरूप उसके बाद में हालांकि उनकी निगाहें
इस मानस इस केदारखंड वाले इलाके पर भी थी। 1791 में इन्होंने ट्राई किया, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुए किसी अन्य कारणों से। तो उसके पश्चात जब 1815 तक यहाँ इनका जो शासन रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का जब आगमन हुआ, अंग्रेज़ों ने उनको पराजित किया, अंग्रेज़ों ने उनको परास्त किया गोरखाओं को, और गोरखाओं को फिर वापस जाना पड़ा अपने देश नेपाल में। और उस प्रकार से तब से लेकर के ब्रिटिश सत्ता वहाँ स्थापित हुई कुमाऊं वाले पोर्शन पे। तो दोस्तों अब दूसरा जो पोर्शन पड़ता है, दो हिस्से थे, एक कुमाऊं वाला और एक गढ़वाल वाला। तो गढ़वाल वाला पोर्शन ये अलग अलग छोटे छोटे गढ़ों में, छोटे छोटे राज्यों में, ये छोटे छोटे एक जो गढ़ बोलते हैं, एक अधिकार क्षेत्र होता था किसी राजा का, तो ये अलग अलग भागों में ये विभाजित था। तो ये अलग अलग भागों में जब विभाजित था, तो बाद में जो पंवार वंश का जो शासक था, तो पंवार वंश का शासक था, उसने यहाँ इन जितने छोटे छोटे जो गढ़ थे सबको पराजित करके या सबको अपने अधिकार क्षेत्र में ले करके अपनी राजधानी बनाई श्रीनगर में। तो ये वाला क्षेत्र जो पंवार वंश का शासक था उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया था। तो श्रीनगर में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तत्पश्चात होता क्या है कि जो केदारखंड वाले इलाके में है, यहाँ भी गोरखा अपना अटैक करते हैं, इस वाले पोर्शन पे भी यहाँ नियंत्रण करना चाहते हैं। तो गोरखाओं ने 1803 में यहाँ आक्रमण किया, किस पे? जो गढ़वाल वाला पोर्शन था। तो यहाँ का जो राजा था, तो यहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों की हेल्प मांगी, ब्रिटिश वालों की उन्होंने हेल्प मांगी, भाई आप हमारी सहायता करो, गोरखा हम पे अटैक कर रहे हैं। तो क्या किया फिर अंग्रेज़ों ने? साथ दिया, जो गढ़वाल जो राजा था उसका साथ दिया, और अंततः उन्होंने उनको पराजित किया। उन्होंने पराजित किया किसको? गोरखा शासन को। लेकिन जो गढ़वाल का महाराजा था उसने ये स्वीकार किया था कि यदि तुम गोरखाओं को पराजित कर दोगे तो हम इसके बदले में आपको कुछ धन देंगे। अंग्रेज़ों को, जो ब्रिटिश शासन था, उनको ये सुनिश्चित किया था कि हम आपको इसके बदले में कुछ धन देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो गढ़वाल का जो राजा था वो असमर्थ हुआ उतना धन देने में। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कुछ हिस्सा वापस दिया और बाकी का हिस्सा सब अपने अधिकार में ले लिया। और उस समय जो यहाँ के जो राजा थे, उस समय वो थे महाराजा सुदर्शन शाह। तो महाराजा सुदर्शन शाह के पास थोड़ा सा ही अधिकार क्षेत्र आया, क्योंकि वो जो धन था उतना वो देने में असमर्थ हुए। तो सुदर्शन शाह को थोड़ी सी रियासत ही वापस मिली, और उन्होंने जितनी भी रियासत उनको मिली तो उस रियासत को उन्होंने कब्जे में लेकर के अपनी राजधानी बनाई, जो कि टिहरी में उन्होंने स्थापित की। तो दोस्तों इसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद फिर चिंगारी उठी उत्तराखंड आंदोलन की। फिर इसमें 1938 में श्रीनगर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 को, वहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तराखंड के जो लोग थे उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी ये स्वीकार किया था कि आपको अधिकार मिलना चाहिए, एक अलग राज्य का निर्माण इस क्षेत्र का होना चाहिए। फिर उसके बाद कई संघर्ष हुए, और ये जो संघर्ष था उत्तराखंड निर्माण का, ये अपने चरम पर पहुंचा, अपनी चरम की पराकाष्ठा पे पहुंचा 1994 को, 1994 को। और 1994 ही वह दौर था जब हमारे इस उत्तराखंड में, इस वाले इलाके में बहुत सारे आंदोलन हुए अलग राज्य बनाने के लिए। तो इनमें जो मुख्य आंदोलन था, 1 नवंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ, जगह जगह जन आक्रोश हुआ अलग राज्य बनाने के लिए। तो 1 दिसंबर 1994 को, फिर उसके बाद हुआ 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड, जिसमें कि शहीद हुए थे 6 शहीद इसमें हुए। फिर 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ इस उत्तराखंड आंदोलन को प्राप्त करने में, और 7 इसमें भी शहीद हुए। फिर उसके पश्चात 3 अक्टूबर को देहरादून में गोलीकांड हुआ, इसमें भी 3 शहीद हुए। 7 नवंबर को श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू में भी एक कांड हुआ था, उसमें भी जो पुलिस थी जो उन्होंने जो अपनी दमनता का इतना परिचय दिया, अपनी क्रूरता का इतना परिचय दिया कि उसमें भी 2 शहीद हुए। तो
तो ये थी बात 1994 की। और फिर उसके बाद कई लंबे संघर्षों के पश्चात जा कर के 9 नवंबर सन 2000 को अलग राज्य हमारा अस्तित्व में आया। और ये देश का 27वां राज्य था। भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही ये कह सकते हैं कि प्रकृति गोद में बसा हुआ हमारा उत्तराखंड ने जन्म लिया 9 नवंबर सन 2000 को। और उसके बाद जो पहला जो गौरव मिला मुख्यमंत्री बनने का, वो मिला नित्यानंद स्वामी जी को। और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए। तत्पश्चात नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आसीन हुए। फिर भुवन चंद्र खंडूड़ी जी रहे, फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी रहे, फिर उसके बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी जी फिर से दोबारा से रहे, फिर विजय बोगड़ा जी रहे, फिर हरीश रावत जी रहे। और जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, उस पर विराजमान है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना शासनकाल चला रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा थी, जिस हिसाब से प्रयासरत थे, जनमानस प्रयासरत थे, जिस परिकल्पना के साथ में उन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए जोर लगाया, जिन खुशियों को पाने के लिए उन्होंने जोर लगाया, अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो कहीं ना कहीं आज वर्तमान में वो चीज़ कहीं बहुत दूर दिखाई देती है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हालांकि वो कुछ हद तक मिल चुकी हैं या मिलने जा रही हैं, लेकिन जो एक अच्छे शासन की जो कल्पना की थी, एक अच्छा राज्य जो था देश के मानस पटल पे वो उभरता हुआ, वो आज भी कहीं बहुत दूर नज़र आता है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों में हालांकि उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि में काफ़ी अच्छा स्थान रखता है। यहाँ पर्यटन के बहुत सारी पर्यटन स्थल हैं उत्तराखंड में। पर्यटन स्थल आप देख सकते हैं कि आप मसूरी हो गया, नैनीताल, कौसानी, धनोल्टी, देहरादून, ये पर्यटन स्थल ऐसे हैं कि जो विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजधानी इसकी देहरादून है, हमारी बहुत ही अच्छी जगह देहरादून राजधानी है। 2 मंडल इसमें है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। धार्मिक स्थल हरिद्वार एक अच्छी धार्मिक स्थली है। और उत्तरकाशी, इसमें कुल 13 जनपद हमारे उत्तराखंड में हैं। और भाषा हिंदी हो गया, कुमाऊनी हो गया और गढ़वाली हो गया, इसकी जो भाषा है। और ये देश का कुल 27वां राज्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार से लंबे संघर्ष के बाद, लंबे बलिदानों के बाद, लंबे एक काफ़ी बड़ा जो संघर्ष हुआ था, उसके पश्चात जो जन्म हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, तो इस जो इसका जन्म हुआ था इसका उत्तरांचल नाम के साथ में। इसका जन्म उत्तरांचल नाम के साथ में हुआ। हालांकि कुछ समय बाद इसका नाम परिवर्तन हो करके उत्तरांचल से उत्तराखंड रख दिया गया। यहाँ की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड का जो तात्पर्य होता है उत्तरी क्षेत्र का एक हिस्सा, तो फिर उसका नाम बदल दिया गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम रख दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से उत्तराखंड का जन्म हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।